नमस्कार। आज हम स्थायी ऊतक में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाएं उत्पत्ति में, ओरिजिन में तो एक समान होती हैं, लेकिन आकृति, आकार और विशिष्ट कार्यों में भिन्न होती हैं। इसलिए इसे जटिल ऊतक कहा गया है। संवहनी पादपों में अपवर्ड वाटर कंडक्शन के लिए और सैप कंडक्शन के लिए यह एक विशिष्ट ऊतक है। इसके अतिरिक्त इसका एक अन्य कार्य पादप अक्ष को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना भी है। ओरिजिन के बेसिस पर जाइलम को प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट्स में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम प्रोकैम्बियम से विकसित होता है। यह एक प्लांट की लाइफ में अर्ली ही फॉर्म हो जाता है, यानी प्राथमिक जाइलम पादप के प्राथमिक शरीर में प्रोकैम्बियम से शुरुआत में ही, हमने जब हिस्टोजन्स पढ़े थे तो हमने एक हिस्टोजन पढ़ा था प्रोकैम्बियम। तो पादप की शुरुआत, डेवलपमेंट की शुरुआत में ही प्रोकैम्बियम से ये प्राथमिक जाइलम विकसित होता है। इसे फिर दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। पहले बनने वाला प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम कहलाता है और बाद में बनने वाला प्राइमरी जाइलम मेटाजाइलम कहलाता है। प्रोटोजाइलम की कोशिकाएं मेटाजाइलम की तुलना में आकार में छोटी होती हैं। मेटाजाइलम ज़्यादा मात्रा में भी बनता है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान विकसित होता है। हम जानते हैं कि पादप की वृद्धि को दो भागों में बांटा जा सकता है। शुरुआत में प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करता है और जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ लेंथ में पूरी हो जाती है तो उसके बाद कुछ प्लांट जो हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ भी करते हैं, जिसमें उनकी मोटाई बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है। तो सेकेंडरी जाइलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी जाइलम को प्राइमरी जाइलम की भांति प्रोटो और मेटाजाइलम में नहीं बांटा जा सकता। इसका निर्माण पार्श्व विभजोतक सेकेंडरी जो मेरिस्टेम है, जैसे वेस्कुलर कैम्बियम, उससे होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में कुछ और अंतर भी होते हैं। प्राइमरी जाइलम में जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं वो अपेक्षाकृत संकरी और लंबी होती है, जबकि सेकेंडरी जाइलम में ये चौड़ी होती हैं। प्राइमरी जाइलम में जाइलरी फाइबर्स सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं या बहुत कम होते हैं, जबकि सेकेंडरी जाइलम में ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जाइलम को उसमें पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के आधार पर चार मेन एलिमेंट्स में बांटा जाता है। वाहिनिकाएं या ट्रैकीड्स, वाहिकाएं या वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स डेड एलिमेंट्स होते हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम का लिविंग एलिमेंट होता है। ट्रैकीड्स और वेसल्स जल संवहन का कार्य करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं। ये जाइलम फाइबर सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा खाद्य संचय भी करता है और परिवहन में भी हेल्प करता है।
अब एक एक करके इन चारों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये डायग्राम जाइलम में मिलने वाले डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में हमें बता रहा है। इसमें आप वाहिनिकाओं यानी ट्रैकीड्स और वाहिकाओं यानी वेसल्स को देख सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है दोनों को यदि हम देखें कि जो वाहिनिकाएं हैं ट्रैकीड्स वो वेसल्स के कंपैरिजन में अधिक लंबी हैं परंतु कम चौड़ी होती हैं। वेसल्स कम लंबी और अधिक चौड़ी होती हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो ट्रैकीड्स हैं इनका निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, यानी ये यूनिसेलुलर होती हैं, जबकि वेसल्स जो होंगी इनमें अनेक कोशिकाएं मिलकर एक लंबी संरचना बनाएंगी, तो ये मल्टी सेलुलर होती हैं। अनेक कोशिकाओं की श्रृंखला से कई कोशिकाओं के जुड़ने से एक बड़ी संरचना बनती है। इस चित्र में आप जाइलम फाइबर को भी देख सकते हैं। नीचे की तरफ हमें दिख रहा है कि ट्रैकीड्स जो हैं उनमें कई तरह की जो सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन है पाई जाती हैं, यानी ट्रैकीड्स में द्वितीयक कोशिका भित्ति में कई प्रकार के स्थूलन पाए जाते हैं। ये स्थूलन कई आकृतियों के हो सकते हैं। ये एनुलर हो सकते हैं, ये रेटिकुलेट हो सकते हैं, और भी कई शेप्स हमें इसमें मिलती हैं और आगे देखेंगे इसे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जाइलम के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज होते हैं उसको दिखा रहा है। यदि आप इस सेंटर वाले को देखेंगे तो आपको यहाँ वेसल्स दिखाई देंगी। वेसल को आप देखेंगे तो ये ब्रॉड है, इसके साथ आपको दो ट्रैकीड्स जो हैं वो जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रैकीड्स को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनकी चौड़ाई कम है और इनकी जो अनुप्रस्थ भित्तियाँ हैं वो पूर्ण हैं, अर्थात इनमें छेद नहीं दिख रहे। इसी के साथ हमें यहाँ पैरेन्काइमा की भी एक पंक्ति दिखाई दे रही है। तो जो मिडल फिगर है वो बहुत अच्छी तरह वेसल को, ट्रैकीड्स को और पैरेन्काइमा को एक साथ अरेंज होते हुए दिखा रहा है। चलिए ट्रैकीड्स के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ट्रैकीड्स को प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम कहते हैं, अर्थात इन्हें प्राथमिक या आद्य प्रकार के जाइलम एलिमेंट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि जो संवहन उत्तक है, वेस्कुलर टिश्यू है, वो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में डेवलप हुआ था। टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स, ये तीनों वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। तो ट्रैकीड्स जो हैं वो सबसे पहले जो जिस ग्रुप में वेस्कुलर टिश्यू आया टेरिडोफाइट्स, उसमें पाई जाती थी और उसमें सिर्फ ट्रैकीड्स ही मिलती थी। वेसल्स तो बाद में जाके आई। तो शुरुआती जाइलम जो था, जब वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हुए प्लांट्स के अंदर, तो वो सिर्फ ट्रैकीड्स को धारण करता था, इसलिए इसे प्रिमिटिव कंडक्टिव एलिमेंट कहते हैं। एक सिंगल ट्रैकीड जो होती है वो एक लंबी नलिका जैसी ट्यूब लाइक सेल होती है, जिसकी भित्तियाँ जो होती हैं वो थिक होती हैं, जिन पे लिग्निन का जमाव पाया जाता है, और इनकी ल्यूमेन जो होती है वो नैरो होती है। ट्रैकीड्स के जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, संकीर्ण होते हैं। ये ट्रैकीड्स एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं और एक दूसरे से क्रॉस वॉल या एंड वॉल के द्वारा सेपरेटेड होती हैं।
इनकी एंड वॉल्स या अनुप्रस्थ भित्तियाँ पूर्ण होती हैं, अर्थात इनमें छेद या पोर्स नहीं पाए जाते, बल्कि इनकी एंड वॉल्स में बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। पिट्स या गर्त क्या होता है, अब इसे समझते हैं। हम ये जानते हैं कि जब हमने सेल वॉल पढ़ी थी तो हमने देखा था कि प्राइमरी वॉल के ऊपर सेकेंडरी वॉल का निर्माण होता है। सेकेंडरी वॉल के निर्माण के समय वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होता है प्राइमरी वॉल के ऊपर। यह वॉल मटेरियल जब डिपॉजिट होता है, जैसे मान लीजिए लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है, इस केस में जाइलम के केस में हम लिग्निन को लेंगे, तो जब पूरा एंटायर सरफेस जो है ट्रैकीड का उसमें लिग्निन डिपॉजिट हो गया, सेकेंडरी वॉल थिकनिंग डिपॉजिट हो गई, लेकिन किसी एक जगह विशेष पर कोई ऐसा सर्कुलर एरिया है जहाँ ये लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ, यानी ये एरिया जो है बाकी जगह से वॉल सरफेस से अलग है, ये अनथिकन्ड है, यहाँ लिग्निन की थिकनिंग नहीं है, तो इस जगह को अब गर्त कहेंगे, पिट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल की जो मोटाई है वो कम है। बाकी सब जगह तो लिग्निन ने एक मोटी लेयर बना दी, लेकिन इस जगह पे एक किसी मान लीजिए सर्कुलर शेप में यहाँ लिग्निन डिपॉजिट नहीं है, तो ये जगह अब पिट कहलाएगी, गर्त कहलाएगी। पिट फिर दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल पिट या बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट जो होंगे उनमें यूनिफॉर्म कैविटी होगी, इसको कोई कवर नहीं करेगा, जबकि बॉर्डर्ड पिट में पिट को कवर करते हुए, बॉर्डर करते हुए कुछ विशेष संरचनाएं मिलती हैं, इस वजह से इनका नाम बॉर्डर्ड पिट होता है। तो ट्रैकीड्स के अंदर इनके एंड वॉल्स पर बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। ट्रैकीड्स डेड सेल्स होती हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, क्योंकि ये लिग्निफाइड सेल्स हैं, इनकी वॉल पे इतनी ज़्यादा लिग्निन की डिपोजिशन मिलता है कि इनका जो ल्यूमन है उसमें प्रोटोप्लाज्म जिंदा नहीं रहता। ट्रैकीड्स जैसा हमने पहले देखा था, सबसे पहले विकसित हुए जिन प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़, उनमें से लेकर एंजियोस्पर्म तक पाई जाती है। तो ट्रैकीड्स टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स तीनों में पाई जाती है। ट्रैकीड्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनमें कई तरह की थिकनिंग्स मिल सकती हैं, ये भी हमने पहले देखा था, एक बार चित्र दोबारा देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कई तरह की थिकनिंग्स हमें दिख रही हैं। ये वलयाकार हो सकती हैं, सर्पिलाकार हो सकती हैं, सोपानवत हो सकती हैं, जालिकावत हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट थिकनिंग्स पैटर्न्स हैं जो ट्रैकीड्स की वॉल पर मिलती हैं। इनमें से जो एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग है वो प्रोटोजाइलम में मिलती हैं, और जो रेटिकुलेट और पिटेड थिकनिंग है वो मेटाजाइलम में मिलती हैं। अब आते हैं वेसल्स पर। वेसल्स ट्रैकीड्स की तुलना में ज़्यादा चौड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसीलिए वाटर कंडक्शन इनमें ज़्यादा अच्छी तरह होता है। इनका विकास ट्रैकीड्स या वाहिनिकाओं से हुआ है। विकास प्रक्रिया में इनकी लंबाई तो घटती गई, लेकिन व्यास बढ़ता गया, इसलिए एक चौड़ी नली जैसी संरचना बनी। अब ये जो वेसल है, इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यह कई वाहिका कोशिकाओं के संयुक्त होने से बनती है। ये कोशिकाएं एक के ऊपर एक क्रम से विन्यासित होती जाती हैं, और इनकी अनुप्रस्थ भित्तियों के घुल जाने से लंबी बेलनाकार वाहिका बनती है। वापस हम पीछे चित्र पे जाते हैं तो हमें ज़्यादा स्पष्ट होगा। इस चित्र में आप
देख सकते हैं कि किस तरह आपको 3 डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे के पास, वेसल की यूनिट्स जो हैं एक दूसरे के पास जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये तीनों यूनिट्स जो हैं, जिन्हें हम वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट कहते हैं, हर एक यूनिट जो है वेसल मेंबर कहलाती है, ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। इनके फ्यूज़न से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे सिनसाइट कहेंगे। सिनसाइट क्या होता है? स्ट्रक्चर्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूज़न ऑफ सेल्स। यहाँ पे वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट्स फ्यूज़ हो रहे हैं और फ्यूज़ होकर एक लंबी और चौड़ी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए वेसल्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट होती हैं जाइलम का। इनमें ज़्यादा बेहतर पानी को कंडक्ट करने की क्षमता होती है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इनकी वॉल भी लिग्निफाइड होती हैं, लेकिन इनकी कैविटी जो है वो वाइड होती है। वेसल भी एक डेड सिनसाइट होती है जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। शुरुआत में इनमें होता है, लेकिन जैसे जैसे वॉल लेयर्स थिक होती जाती हैं, डिपोजिशन बढ़ता जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म लास्ट में ख़त्म हो जाता है। इनकी एंड वॉल परफोरेटेड होती हैं। ये परफोरेशन जो है इन वेसल्स को ज़्यादा सक्षम बनाता है वाटर के कंडक्शन के लिए, और ये सब एक दूसरे से मिलकर एक पाइपलाइन की तरह काम करती हैं, जिनमें से पानी और सैब जो है वो मूव करता है। वेसल के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, मेंबर्स, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं इन परफोरेशन से। ये परफोरेशन यदि केवल एक ही पोर मिलता है तो सिंपल परफोरेशन कहलाती हैं, और यदि कई पोर्स मिलते हैं तो मल्टीपल परफोरेशन कहलाती हैं। वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्म्स की विशिष्टता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कई जिम्नोस्पर्म में भी वेसल पाई जा सकती हैं। जैसे हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म के निटेल्स ऑर्डर के कुछ सदस्य जैसे एफिड्रा, नीटम और वेल्विशिया में वेसल्स मिलती हैं। उसी तरह हालांकि एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स का मिलना एक विशिष्ट गुण है, लेकिन कई ऐसी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ हैं जिनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। जैसे एंजियोस्पर्मी फैमिली विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी ऐसी हैं जिनमें वेसल्स अनुपस्थित होते हैं। कुछ सदस्य एंजियोस्पर्मिक जिनमें ड्रेसिना, यूका इत्यादि शामिल हैं। ये एग्जाम्पल हैं ऐसे एंजियोस्पर्म्स के जिनमें वेसल्स नहीं मिलती। तीसरा जाइलम का एलिमेंट होता है जाइलम फाइबर्स। जब हमने स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्क्लेरेनकाइमा में जो फाइबर्स होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम दोनों में मिल सकते हैं। तो जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जाइलम में उपस्थित होते हैं उन्हें जाइलम फाइबर्स या वुड फाइबर्स कहते हैं। इनमें सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। ये जाइलम फाइबर्स ट्रैकीड्स और वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनकी वॉल्स हाईली थिकन्ड होती हैं, जिसकी वजह से इनकी सेंट्रल ल्यूमन जो है वो बहुत कम रह पाती है। ये सेकेंडरी जाइलम में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं प्राइमरी जाइलम की तुलना में। जिम्नोस्पर्म्स में सामान्यतः ये नहीं पाए जाते, इसलिए जिम्नोस्पर्म की जो वुड है वो सॉफ्ट वुड कहलाती है। फोर्थ और लास्ट एलिमेंट जो है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। ये जाइलम का एकमात्र लिविंग एलिमेंट है। इसकी कोशिकाएं जो हैं थिन वॉल्ड होती हैं क्योंकि पैरेन्काइमा है। इसका कार्य खाद्य का संग्रह करना है और कुछ स्थितियों के अंदर ये वाटर कंडक्शन का भी कार्य करता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि रे पैरेन्काइमेटस सेल्स जाइलम रेज बनती हैं जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार
हमने जाइलम के बारे में पढ़ा। इसके चारों एलिमेंट्स ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा को समझा।